I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. वर्ण व्यवस्था अर्थात कास्ट सिस्टम ऐसी व्यवस्था जिसके कारण समाज में असमानता पैदा होती है, लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उनके साथ इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, उनको कई सारी सुविधाओं से वंचित किया जाता है, जैसे कि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको वो भी मुहैया नहीं हो पाती जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू सम कास्ट, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर वर्ण से संबंधित हैं। इसलिए उनके लिए कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर उनको जाने से रोक होती है। कई ऐसे क्रियाकलाप हैं समाज में बाकी वर्णों के लोग करेंगे लेकिन वो नहीं कर सकते। इस प्रकार की असमानता समाज में व्याप्त होती है, जिसके कारण उनके साथ में अन्याय होता है। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे कि मेडिकल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल तो दूर की बात, स्कूल में एडमिशन मिल जाए यही बड़ी बात है, हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट मिल जाए यही बड़ी बात है, पेट भर के उनको खाना मिल जाए और खाने के लिए, कमाने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए यही बड़ी बात है। इतनी सारी असमानताएं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सिर्फ वर्ण के आधार पर, क्योंकि आप इस वर्ण से संबंधित हैं इसलिए आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल सकती। इस प्रकार की विचारधारा समाज में व्याप्त है और उस विचारधारा का जो कारण है वो है वर्ण व्यवस्था, यानी कि कास्ट सिस्टम। उस कास्ट सिस्टम के बेस पे होता है कास्टिज्म, यानी कि जिसको हम कहते हैं जातिवाद, जहां पर जातिगत भेदभाव किया जाता है कि आप इस जाति से संबंध रखते हैं इसलिए आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इस जाति से संबंध रखते हैं इसलिए आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इस जाति से संबंध रखते हैं इसलिए आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इस जाति से संबंध रखते हैं इसलिए आपको इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, शिक्षा का अधिकार आपको नहीं है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका अधिकार आपको नहीं है, आप अनटचेबल हैं, आप दलित हैं। इस तरीके की बातें की जाती हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, अगर हम बात करते हैं, कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पे अनटचेबल जैसा कोई वर्ण है ही नहीं, दलित जैसा कोई वर्ण है ही नहीं। जितने भी वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जब ये वर्ण व्यवस्था होती है तो जो ऊपर के वर्ण हैं, नीचे के जो वर्ण हैं, अगर हम शूद्र की बात करते हैं तो उनके साथ में भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव होता है, जिसके कारण उनको कई सारी ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती, समाज में असमानता व्याप्त होती है, उनके साथ में अन्याय होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जो गांधी जी थे वो कास्ट सिस्टम यानी कि वर्ण व्यवस्था के फेवर में क्यों थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बड़ा इंटरेस्टिंग मिलने वाला है आपको। आज की क्लास में आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हम इसी बात का एनालिसिस करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे कि ऐसी वर्ण व्यवस्था जहां पर जातिगत भेदभाव होता है, जाति के नाम पर, हमें कास्ट के नाम पर, वर्ण के नाम पर लोगों के साथ में अन्याय होता है, ऐसे समाज में भी ऐसी व्यवस्था को महात्मा गांधी मान्यता क्यों देते थे? वो इसके फेवर में क्यों थे? अगर वो फेवर में थे तो क्या इसके लिए कोई रेमेडी थी उनके पास? अगर थी तो वो क्या रेमेडी थी? आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, यही डिस्कस करेंगे कि जो जातिगत भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था है, वो क्या है। फिलॉसफी ऑप्शनल का जो लाइव बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसके एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे 8 नवंबर को। इसकी क्लासेस जो है वो डेली 1 से 4 होती हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी मिलता है, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, क्रक्स मिलते हैं, प्लस आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी मिलती हैं। 8 आपके सेक्शनल टेस्ट रहते हैं, 12 आपके लॉन्ग फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं। तो 12 आपके टेस्ट रहते हैं, जिसमें आपको हर सैटरडे को आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं। 4 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि छोटा सिलेबस है। इसके एडमिशन्स जो है वो 8 नवंबर को क्लोज हो जाएंगे। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं SG लाइव तो आपको ह्यूज डिस्काउंट भी मिलता है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये प्रोवाइड होता है।
तो अगर हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, तो मनुस्मृति में यह कहा गया है कि जो प्राइमोर्डियल मैन है, यानी कि जिसको अगर हम सीधे शब्दों में कहें आदि पुरुष, यानी कि सबसे पहला पुरुष, सबसे पहले पुरुष से चारों वर्णों का आविर्भाव हुआ। चारों वर्णों का आविर्भाव हुआ। जो सबसे पहला पुरुष था, उस पुरुष के हेड से यानी कि मस्तिष्क से जिसका जन्म हुआ था उसको ब्राह्मण कहा गया। उसकी भुजाओं से जिसका जन्म हुआ था उसको क्षत्रिय कहा गया। उसकी जंघा से जिसका जन्म हुआ था उसको वैश्य कहा गया। और उसके पैरों से जिसका जन्म हुआ था उसको शूद्र कहा गया। अब आप देख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था में सिर्फ ये 4 ही वर्ण हैं, इसके अलावा कोई 5वां वर्ण नहीं है। तो फिर ये जो अनटचेबल्स का जो दलित वर्ण है वो कहां से आ गया? कोई व्यक्ति अनटचेबल कैसे हो गया? कोई व्यक्ति दलित कैसे हो गया? अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्रीज की, अगर हम बात करते हैं रिसर्चेस की, अगर हम बात करते हैं मानववादी जो दार्शनिक हैं, जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, अगर हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करते हैं, उनकी स्टडीज ये बताती हैं कि दलित जैसा कोई वर्ण था ही नहीं, क्योंकि वो मनुस्मृति में भी नहीं है और समाज में भी नहीं था। जो दलित वर्ण यानी कि जो अनटचेबल्स थे, वो अनटचेबल्स जो थे वो इन्हीं में से आए थे। इनमें से कैसे आए थे? जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो ये बताते हैं कि इन व्यवस्थाओं में से, ये जो वर्ण है, इन वर्णों में से कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसा काम करता था जो कि समाज के लिए निंदनीय होता था, समाज के फेवर में ना होके अगेंस्ट होता था, जनमानस के लिए अच्छा नहीं होता था, समाज के लिए अच्छा नहीं होता था, तो उसको अपने समाज से निष्कासित कर दिया जाता था, उसको अपने गांव से बाहर निकाल दिया जाता था और उसको अनटचेबल घोषित कर दिया जाता था, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, वो शूद्र भी हो सकता है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी वर्ण से ताल्लुक रखता है। अगर उसका जो कार्य है वो निंदनीय है, अशोभनीय है, समाज के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, तो उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाता था और उसको दलित घोषित कर दिया जाता था। इस प्रकार से जो दलित वर्ण है उसका निर्माण हुआ। धीरे धीरे ये जो दलित है, ये जो दलित वर्ण है, ये कार्य ना होकर, इसका जो स्थान था वो कार्य ने जो इसका स्थान था, इसका जो जस्टिफिकेशन था वो कार्य पे था कि भाई आपने गलत काम किया है इसलिए आप दलित हो, इसलिए आप अनटचेबल हो। लेकिन धीरे धीरे जो दलित थे, ये जो उनका पनिशमेंट था, ये उनकी अगली पीढ़ियों में भी ट्रांसफर होता रहा। तो अब उनकी जो आगे की जनरेशन से उनको भी दलित कहा गया, उनको भी अनटचेबल कहा गया, जबकि अनटचेबल जो थे वो उनके एंसेस्टर्स थे, यानी कि वो व्यक्ति था जिसने वो गलत काम किया था, उसके जो परिवार वाले थे, उसके जो जनरेशंस थी, उनका तो इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनको भी इसका दंड भुगतना पड़ा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रावण की, तो रावण तो एक ब्राह्मण था, लेकिन फिर भी रावण ने क्योंकि गलत काम किया था, इसलिए रावण को सजा मिली थी। उसका समूल नाश हो गया था, यानी कि उसके पूरे वंश का नाश हो गया था। गलती उसकी थी लेकिन नाश पूरे वंश का हुआ, पूरे वंश का नाश हुआ। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सबरी की, रामायण में सबरी की बात करते हैं, सबरी जो थी वो शूद्र कास्ट की थी, शूद्र वर्ण की थी, लेकिन उसके बाद भी सबरी को बड़े सम्मान से पुकारा जाता है। जो ब्राह्मण हैं वो भी सबरी को बड़े सम्मान से उनका नाम लेते हैं। जिनके जूठे बेर भगवान राम ने खाए थे, जो कि एक क्षत्रिय थे, जो कि अपर कास्ट के थे, उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए थे जिनको शूद्र माना जाता था। तो इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब है कि कोई भी व्यक्ति दलित तो होता ही नहीं है, कोई व्यक्ति अनटचेबल तो होता ही नहीं है, अनटचेबिलिटी जैसी कोई वर्ण था ही नहीं। अगर अनटचेबल पैदा हुए, अगर दलित वर्ण पैदा हुआ तो वो कहां से हुआ? लोगों के गलत कार्यों से। जैसे कि रावण का कार्य जो था वो गलत था। अश्वत्थामा एक एग्जाम्पल है, कितना गलत कार्य किया था, जिसकी वजह से उसको इतना भीषण दंड मिला कि उसको कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा, जबकि वो एक ब्राह्मण का पुत्र था। तो वो क्या है? वो ये जो अनटचेबिलिटी है ये किसको बिलोंग करती है? ये किसी शूद्र को या फिर उससे नीचे के वर्ण को बिलोंग नहीं करती, बल्कि ये बिलोंग करती है उन लोगों
उन लोगों को जो कि गलत काम करते हैं, जो समाज के लिए उपयुक्त नहीं होता, समाज के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर दलित होता है, अगर अनटचेबल होता है, तो वो जन्म से नहीं होता बल्कि अपने कर्म से होता है। उसको पनिशमेंट दिया जाता है कि भाई आपने गलत काम किया है, अब आपसे कोई बात नहीं करेगा। हम भी यही करते हैं ना। अगर हमारे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि भाई वो हमसे लड़ाई करता है, हमारे साथ में जो उसका समन्वय है वो नहीं बन पाता, हम उससे बात करना बंद कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसको बहिष्कार कर देते हैं, हम उसको बॉयकॉट कर देते हैं। तो ये जो बॉयकॉट करने वाले लोग थे ना, जिनको बॉयकॉट किया गया था, वो दलित थे जिन्होंने कुछ गलत काम किए थे, जिनको पनिशमेंट के थ्रू बाहर निकाला गया था। हालांकि दलित जैसा कोई भी वर्ण नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अनटचेबल नहीं होता। गांधी जी भी ये कहते थे कि जब तक कोई एक अनटचेबल व्यक्ति भी इस समाज में जिंदा है, हम आजाद नहीं हैं। आजादी के मायने जो हैं वो ये नहीं है कि हम इतने आजाद हैं कि हम दूसरों की आजादी में खलल डालें। ऐसा नहीं हो सकता। हमारी आजादी की सीमा वहां तक है जहां तक हम किसी दूसरे की आजादी में बाधा ना बने। यही डेमोक्रेसी है, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी भले ही अनटचेबल्स के अगेंस्ट पे थे, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट पे थे महात्मा गांधी, लेकिन वर्ण व्यवस्था को वो सपोर्ट करते थे। क्यों करते थे, इसको आगे हम समझेंगे। इससे पहले हम एक बार वर्ण व्यवस्था को समझ लेते हैं, कास्ट सिस्टम को समझ लेते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो आदि पुरुष था उसके शरीर से ये 4 वर्ण पैदा हुए। मस्तिष्क से पैदा हुए ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों का काम जो है वो मस्तिष्क वाला होगा कि वो टीचिंग करेंगे, वो पुजारी बनेंगे, वो वेदों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं भुजाओं की, भुजाओं में भुजाएं जो हैं वो बल का प्रतीक हैं। तो भुजाओं से जो पैदा हुए वो क्षत्रिय थे। वो किसका काम करेंगे, वो प्रोटेक्शन का काम करेंगे, यानी कि वो सोल्जर बनेंगे और वो राज करेंगे, वो राजा बनेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जंघा की, तो जंघा जो है वो क्या करती है, शरीर को आधार प्रदान करती है, जिसपे पूरा शरीर जो है वो टिका रहता है। अगर देश के आधार की बात करते हैं तो देश किस पे टिका होता है, देश टिका होता है अपनी इकोनॉमी पे। अगर किसी देश की इकोनॉमी डूब जाएगी तो वो देश जो है वो, देश की अर्थव्यवस्था अगर डूब जाएगी तो देश जो है वो गिर जाएगा। उसकी अर्थव्यवस्था अगर गिर जाएगी तो उसका जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। तो ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, वैश्यों को। जो जंघा से पैदा हुए थे उनको वैश्य बोला गया, और उनका काम क्या होगा कि वो व्यापार करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। उसके बाद में जो पैर हैं, पैरों से जन्म हुआ शूद्र का, और शूद्र जो थे वो वर्किंग क्लास के थे। इनका काम होगा वर्किंग करना, इनका काम होगा सेवा करना, सर्विस। जो सर्विस करेंगे वो शूद्र होंगे। इनिशियली ये जो व्यवस्था बनाई गई थी ये कर्म के आधार पर थी कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी वर्ण का कहा जाएगा। अगर कोई ब्राह्मण का कार्य करता है तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, अगर कोई क्षत्रिय का कार्य करता है तो उसको क्षत्रिय कहा जाएगा, अगर कोई वैश्य का कार्य करता है तो उसको वैश्य कहा जाएगा, अगर कोई शूद्र का कार्य करता है तो उसको शूद्र कहा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अगली जनरेशंस में क्या हुआ कि इस कर्म का स्थान जन्म ने ले लिया, कि अब जो व्यक्ति जो काम करेगा वो नहीं कहलाएगा, वो जिस परिवार में पैदा हुआ है, उसके पिता जिस वर्ण के थे उसको वही कहा जाएगा। ब्राह्मण परिवार में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, चाहे वो काम वर्किंग क्लास का करता हो। शूद्र परिवार में कोई अगर पैदा हुआ है तो उसको शूद्र ही कहा जाएगा, चाहे वो प्रीस्टली ड्यूटीज को निभाता हो। वैश्य परिवार में पैदा हुआ उसको वैश्य ही बोला जाएगा, चाहे वो सोल्जर हो। सोल्जर, अगर क्षत्रिय परिवार में कोई पैदा हुआ है तो उसको क्षत्रिय ही कहा जाएगा, चाहे वो व्यापार करता हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था में कर्म का स्थान जो था वो जन्म ने ले लिया। इस तरीके से कास्ट सिस्टम जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता गया और एक हायरार्की बन गई, एक क्रम बन गया कि सबसे ऊपर जो है वो ब्राह्मण है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे आते हैं वैश्य और चौथे नंबर पे आते हैं शूद्र। अब क्योंकि ये हायरार्की हो गई, हायरार्की में तो ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है का मतलब ये है कि सबसे ऊपर जो है वो अपर कास्ट है, सबसे नीचे जो है वो लोअर कास्ट है। अब क्योंकि हायरार्की है अपर कास्ट और लोअर कास्ट की, तो जो अपर कास्ट वाले होते हैं उनमें क्या हुआ, धीरे धीरे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, और जो लोअर कास्ट वाले थे उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ। अब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसे नहीं हुआ, उनको दिया गया, कई सुविधाओं से उनको वंचित किया गया। इस तरीके की चीजें जो है वो हुई समाज में।
इनइक्वालिटी जो है वो स्प्रेड होती गई समाज में। इसी इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिन्होंने कास्टिज्म को हटाने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए काफी प्रयास किया। हालांकि उनके जो व्यूज हैं काफी कॉम्प्लेक्स हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था को अबोलिट करने देना चाहिए, यानी कि उसका उन्मूलन कर देना चाहिए। दूसरी तरफ जो दलित वर्ण है, जो शूद्र वर्ण है, उनके लिए वो रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो उनके व्यूज थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की, कि महात्मा गांधी इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद वर्ण व्यवस्था में, जहां पे इनइक्वालिटी होती है, लोगों के साथ में इनजस्टिस होता है, वर्ण व्यवस्था के फेवर में क्यों थे, हम ये देखने वाले हैं। तो महात्मा गांधी ये कहते थे, आवर स्ट्रगल डज नॉट एंड सो लॉन्ग एज देयर इज अ सिंगल ह्यूमन बीइंग कंसिडर्ड अनटचेबल ऑन अकाउंट ऑफ हिज बर्थ। ठीक है, हमारा जो स्ट्रगल है वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इस धरती पर एक भी व्यक्ति अनटचेबल कहा जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि वो किसी स्पेसिफिक परिवार में पैदा हुआ है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि गांधी जी अनटचेबिलिटी के फेवर में नहीं थे। तो गांधी जी के लिए दलित जैसा कोई वर्ण तो हुआ ही नहीं। लेकिन वर्ण व्यवस्था होती है जिसमें 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जो गांधी जी हैं उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि ये प्रोपोनेंट थे वर्ण आश्रम व्यवस्था के। ये इस बात को मानते थे कि वे वर्ण व्यवस्था जो है वो होनी ही चाहिए। ये कहते थे कि वर्ण व्यवस्था से ही हमें ये पता चलता है कि हम हिंदू हैं। अगर हम ब्राह्मण हैं तो हम हिंदू हैं, अगर हम क्षत्रिय हैं तो हम हिंदू हैं, अगर वैश्य हैं तो हम हिंदू हैं, अगर हम शूद्र हैं तो हम हिंदू हैं। यानी कि अगर हम किसी वर्ण से ताल्लुक रखते हैं तभी हम हिंदू हैं। इसके अलावा हमारे पास हिंदुत्व का कोई प्रमाण नहीं है। अगर हम हिंदू हैं तो हमें किसी न किसी वर्ण का होना ही चाहिए। इस तरीके की गांधी जी बात करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि गांधी जी के जो व्यूज थे वर्ण आश्रम व्यवस्था में, वो हायरार्किकल नहीं थे। जैसा कि मनुस्मृति में बताया गया है कि जो वर्ण हैं वो कैसे होंगे, वो हायरार्की में रहेंगे। जो वर्ण व्यवस्था है वो हायरार्की में रहेगी। ऊपर ब्राह्मण होंगे, फिर क्षत्रिय होंगे, फिर वैश्य होंगे, फिर शूद्र होंगे। गांधी जी ऐसी बात नहीं करते थे। गांधी जी सभी को हॉरिजॉन्टल रखते थे, एक समान रखते थे। और वो ये कहते थे कि चारों वर्ण जो हैं वो हॉरिजॉन्टल रखे जाएंगे, एक समान रखे जाएंगे। और जबकि रियलिटी में क्या होता था, रियलिटी में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो हायरार्की में थी, और हायरार्की की वजह से एक दूसरे के साथ में क्या होता था, इनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता था, इनजस्टिस होता था लोगों के साथ में। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता था कि जो जिस वर्ण की ड्यूटीज हैं अगर वो उसको नहीं निभाता था तो उसको हार्श पनिशमेंट भी मिलता था। इतनी रिजिड थी व्यवस्था। मनुस्मृति का जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है वो इतनी रिजिड थी कि कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो उसकी जो प्रीस्टली ड्यूटीज बनती है अगर वो उसको नहीं निभाता है तो उसके लिए हार्श पनिशमेंट की भी व्यवस्था थी। अगर कोई व्यक्ति शूद्र परिवार में पैदा हुआ है तो उसका काम है कि वो सर्विस करे, अगर वो सर्विस नहीं करता है तो उसके लिए हार्श पनिशमेंट की व्यवस्था थी। इसके अगेंस्ट में है महात्मा गांधी, वर्ण व्यवस्था के फेवर में है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था हमारे हिंदू होने की पहचान है। लेकिन वर्णाश्रम के आधार पर किसी के साथ में इनइक्वालिटी हो, इसके फेवर में वो बिल्कुल भी नहीं थे। आगे वो ये कहते हैं कि कोई भी अनजस्ट और अनरीजनेबल तरीका जिसकी वजह से जो वर्ण व्यवस्था है उसको यूज किया जाए लोगों को दबाने के लिए, लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो इस तरीके की व्यवस्था को मैं फेवर बिल्कुल भी नहीं करता। तो फिर गांधी जी के विचार थे क्या? अगर वो फेवर नहीं करते तो फिर कौन सी वर्ण व्यवस्था है जिसको वो मानते हैं? गांधी जी का जो वर्ण सिस्टम था उसमें वर्ण व्यवस्था था, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, उसमें इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी थी। गांधी जी ये कहते थे कि ठीक है वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था तो हमारे हिंदुत्व की पहचान है, लेकिन क्योंकि वर्ण व्यवस्था में सभी वर्णों को उनके स्पेसिफिक ड्यूटीज बताई गई हैं, वो ड्यूटीज भी उनको करनी चाहिए, लेकिन उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो ये कि मैं जिस वर्ण में पैदा हुआ हूं उस वर्ण की जो ड्यूटीज बनती हैं वो तो मेरा पहला राइट भी है और मेरा पहला कर्तव्य भी है। मेरा राइट भी है और मेरी ड्यूटी भी है जो मुझे निभानी ही चाहिए, उससे मैं बच नहीं सकता। अगर मैं वैश्य परिवार में पैदा हुआ हूं तो मेरा काम है व्यापार करना और मुझे व्यापार करना ही चाहिए। लेकिन अगर मैं पढ़ने पढ़ाने में अच्छा हूं तो मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूं। इस बात में महात्मा गांधी को कोई एतराज नहीं था। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो ट्रेड हैं हम उनको म्यूचुअली एक्सचेंज कर सकते हैं।
जो जिस काम में अच्छा है वो उसको भी कर सकता है, लेकिन जिस वर्ण में वो पैदा हुआ है उस काम को वो छोड़ नहीं सकता। व्यापार तो मुझे करना ही पड़ेगा, भले ही मैं टीचर बन जाऊं। इसी तरीके से अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका काम क्या है? प्रोटेक्शन का, ठीक है, उसका काम है राज करना, तो ये काम तो उसको करना ही पड़ेगा, प्रोटेक्शन के काम में तो उसको होना ही चाहिए। लेकिन अगर वो सर्विस में अच्छा है तो वो सर्विस कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसकी जो हेरिडिटरी जो ड्यूटी है, ठीक है, उसकी जो एंसेस्ट्रल ड्यूटी है वो तो उसको निभानी ही चाहिए, उससे वो बच नहीं सकता। ठीक है, गांधी जी का जो वर्ण व्यवस्था थी वो ये कहता है कि जो उसकी एंसेस्ट्रल ड्यूटी है वो तो उसको करनी ही चाहिए। ठीक है, इन गांधीज वर्णा सिस्टम अ शूद्रा मस्ट परफॉर्म हिज हेरिडिटरी ड्यूटी एंड इफ ही इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग प्रीस्टली ड्यूटीज ही मस्ट परफॉर्म। कोई शूद्र जो है उसको अपनी जो हेरिडिटरी ड्यूटी है, जो उसकी एंसेस्ट्रल ड्यूटी है, वो तो उसको करनी ही चाहिए सर्विस की। लेकिन अगर वो पिछली ड्यूटीज कर सकता है, अगर इतनी कैपेबिलिटी उसमें है तो उसको करनी चाहिए, उसको जरूर करना चाहिए। ठीक है, विदाउट सेक्रीफाइसिंग और रिजेक्टिंग हिज एंसेस्ट्रल ड्यूटीज, लेकिन अपनी जो एंसेस्ट्रल ड्यूटीज है उनको सेक्रीफाइस किए बिना और बिना उनको छोड़े, वो तो उसको करना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज ट्रू फॉर ऑल द वर्णास इन गांधी स्कीम और द वर्णाश्रम सिस्टम। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये सिर्फ शूद्रों के लिए नहीं, ये सभी के लिए थी। अगर कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन अगर उसको सर्विस करना अच्छा लगता है और वो कैपेबल है कि वो अच्छी सर्विस कर सकता है, तो वो कर सकता है, करने दो उसको। लेकिन उसको जो अपनी एंसेस्ट्रल ड्यूटीज हैं, प्रीस्टली ड्यूटीज हैं, वो भी करनी चाहिए। ठीक है, वो छोड़ नहीं सकता। गांधी जी, अगर हम बात करते हैं कास्टिज्म की, कास्ट सिस्टम के तो फेवर में थे लेकिन कास्टिज्म के फेवर में नहीं थे। दोनों में डिफरेंस है। कास्ट सिस्टम का मतलब है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, लेकिन कास्टिज्म का मतलब है जातिगत भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कि भाई आप इस कास्ट के हो इसलिए आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होगा। इसके वो अगेंस्ट में थे। वो ये कहते थे कि जो कास्टिज्म है वो हमारे शरीर में अपेंडिक्स की तरह होता है। हमारे शरीर में जो हमारी छोटी और बड़ी आंत होती है उसके साइड में हमारे एक ये जो अपेंडिक्स होती है, ठीक है, ये जो अपेंडिक्स होती है ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है। कई बार हम कुछ कच्ची चीज़ें खा लेते हैं तो इसमें वो भर जाता है, जिसकी वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये इसमें खाना जब सड़ने लगता है तो फिर इसमें जहर बन जाता है। ऐसे में क्या कर देना चाहिए? हमें इसको काट के बाहर निकाल देना चाहिए। एक टाइम पे ये यूजफुल थी, लेकिन आज की डेट में हमारे शरीर में ये अवशेषी अंग का काम करती है, इसका यूज नहीं है। अब क्योंकि इसका यूज नहीं है तो कभी कभी ये हमारे शरीर को हार्म कर सकती है। कोई ऐसा खाना खा लिया जो कि इसमें चला गया और फिर वो सड़ने लगता है, क्योंकि इसमें अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि खाने को ये पचा पाए। नहीं पचा पाए तो अब इसका कोई काम ही नहीं, तो हमें इसको काट के निकाल देना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जो कास्ट सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कास्ट सिस्टम में अगर कास्टिज्म आ जाए तो उसको काट के निकाल देना ही बेटर होता है। उसी तरीके से जिस तरीके से ये जो अपेंडिक्स है ये हमारे शरीर से, हमें इसको काट के निकाल देना चाहिए। अगर हम स्वस्थ शरीर चाहते हैं, अगर हम स्वस्थ समाज चाहते हैं तो वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वर्ण के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा गांधी जी कहते हैं। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तभी हम समाज में एक अच्छी न्याय व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे, सभी के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट होगा और किसी के साथ में अन्याय भी नहीं होगा। ठीक है, गांधी जी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ही डिड नॉट अपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम, है ना। कास्ट सिस्टम को अपोज नहीं करते हैं, यानी कि वर्ण व्यवस्था को वो अपोज नहीं करते। एज ही सपोर्टेड द वर्ण सिस्टम इन हिज विजन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी राम राज्य, क्योंकि उनका जो विजन था आइडियल सोसाइटी का, राम राज्य का, उसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम को प्रपोज किया था, यानी कि उन्होंने उसमें कास्ट सिस्टम को सपोर्ट किया था, इसलिए वो उसके फेवर में थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी की, तो अनटचेबिलिटी में गांधी जी के क्या व्यूज हैं? गांधी जी के, जैसे कि पहले भी हमने एक स्लाइड में देखा था, कि वो ये कहते हैं कि जब तक कोई एक भी अनटचेबल इस धरती पर है जिसको उसके जन्म के आधार पर अनटचेबल घोषित किया गया है और उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तब तक हमारा जो स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए वो खत्म नहीं हुआ है, हम फ्री नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करते थे कि किसी को भी उसके कास्ट के आधार पर
हम उसको अनटचेबल घोषित नहीं कर सकते। वो एक्टिवली अपोज करते थे किसको? अनटचेबिलिटी को। और वो ये कहते थे कि उनको क्या होना चाहिए? उनको रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, जिनको आप अनटचेबल या फिर दलित बोलते हैं। बल्कि उन्होंने उनका नाम भी चेंज किया था। वो ये कहते थे कि किसी को दलित या फिर अनटचेबल बोला ही नहीं जाएगा, उनको बोला जाएगा हरिजन्स। हरिजन्स में दो वर्ड होते हैं, हरि का मतलब होता है गॉड और जन का मतलब होता है पीपल, पीपल ऑफ गॉड, यानी कि वो उनको ईश्वर के लोग बोलते थे, जिनको उन्होंने नाम दिया था हरिजन्स। इस तरीके से उन्होंने अनटचेबल्स को सम्मान दिया था और काफी उनके लिए काम किया था, उनके लिए फाइट की थी। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, तो जो वर्ण व्यवस्था है उसका जस्टिफिकेशन क्या है, उसको आप क्यों सपोर्ट करते हैं? जब वर्ण व्यवस्था में इनइक्वालिटी होती है, इनजस्टिस होता है लोगों के साथ में, जबकि जिसको जो करना है वो कर सकता है, तो फिर वर्ण व्यवस्था का यूज क्या है? तो गांधी जी कहते हैं इससे इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन होता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन अगर वो सर्विस में अच्छा है और सर्विस करके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकता है, अच्छा काम कर सकता है, तो उसको करने देना चाहिए। ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा, उसके खुद के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, इसमें हमें बाउंडेशन नहीं लगानी चाहिए। ये तो प्रोग्रेस का ही प्रतीक है, ये तो प्रगति का ही प्रतीक है। कोई व्यक्ति अगर शूद्र परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन उसके अंदर ट्रेडिंग स्किल्स हैं, वो अच्छा व्यापारी बन सकता है, तो उसको व्यापारी बनना जरूर चाहिए, उसको जरूर व्यापारी बनना चाहिए। इससे ये होगा कि वो एक अच्छा व्यापारी, हमारे देश को एक अच्छा व्यापारी मिलेगा, हमारे देश को एक अच्छा व्यापारी मिलेगा। कोई व्यक्ति अगर क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन अगर वो अच्छा ज्ञान रखता है शास्त्रों का, वो प्रीस्टली ड्यूटीज अच्छे से निभा सकता है, तो उसको वो काम करना ही चाहिए। इससे ये होगा कि हमें एक अच्छा प्रीस्ट मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति किस वर्ण में पैदा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को ज्यादा अच्छे से कर सकता है तो उसको वो करना ही चाहिए। इससे हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन जो है वो होगा। ये एक आर्गुमेंट था वर्ण व्यवस्था को फेवर करने में। अगला जो आर्गुमेंट था महात्मा गांधी का, वो ये कहते हैं कि रेगुलेशन ऑफ कॉम्पिटिशन होगा। इससे ये होगा कि एक ही व्यक्ति का अगर मोनोपोली हो जाएगी किसी एक ट्रेड पर, एक काम पर, तो जो दूसरे लोग हैं वो कभी भी उसमें नहीं आ पाएंगे, दूसरे लोग जो हैं वो उसमें नहीं आ पाएंगे। इससे क्या होगा? कंपटीशन जो है वो अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो है वो उसमें क्या करेगा? अपनी मोनोपोली बना लेगा कि हाँ भाई मैं इस वर्ण से हूं तो ये मेरा काम है, तुम नहीं कर सकते। ठीक है, कंपटीशन तो जो है वहां पे होगा ही नहीं, कंपटीशन जो है वहां पे नहीं होगा। कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा कि चीजों की गुणवत्ता अच्छी नहीं हो पाएगी। जहां कंपटीशन होता है वहां गुणवत्ता अच्छी हो जाती है। ठीक है, एक ही मार्केट में 4 दुकानें हैं, चारों दुकानों का आपस में कंपटीशन है, तो हर दुकान ये चाहेगी कि मैं अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूं, अच्छे से अच्छा जो चीजें हैं वो मैं प्रोवाइड करूं अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो अगर किसी एक स्पेसिफिक वर्ण वाले लोग ही कोई स्पेसिफिक कार्य कर पाएंगे तो कंपटीशन क्रिएट नहीं हो पाएगा, जिससे कि कार्य चीजों की जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी गुणवत्ता में कमी आएगी। ठीक है, तो इसलिए कंपटीशन भी होना चाहिए और कंपटीशन का रेगुलेशन भी होना चाहिए। कोई भी किसी काम को कर सकता है, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो कार्य है वो उनके मेरिट के आधार पर उनको मिलना चाहिए, ना कि वर्ण के आधार पर कि भाई आप इस वर्ण के हो इसलिए आपको ये मिलना चाहिए। उनके मेरिट के आधार पर मिलेगा तो क्या होगा? एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा और गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनकी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी। इस तरीके के आर्गुमेंट भी महात्मा गांधी देते हैं। नेक्स्ट है मेटाफिजिकल मोनिज्म। महात्मा गांधी ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो भगवान राम का वंशज हूं तो मैं सुपीरियर हूं, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो ईसा मसीह का वंशज हूं, मैं सुपीरियर हूं, कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो महात्मा बुद्ध का फॉलोअर हूं, मैं सुपीरियर हूं, या फिर मैं शिव का फॉलोअर हूं, मैं सुपीरियर हूं, तो ये गलत है। कोई भी सुपीरियर या फिर इंफीरियर नहीं होता, क्योंकि वो ये कहते हैं कि देयर इज मेटाफिजिकल मोनिज्म। मेटाफिजिकल मोनिज्म का मतलब ये है कि ईश्वर जो है वो एक ही है, चाहे आप उसको राम कह लें, आप उसको ईसा मसीह कह लें, आप उसको बुद्ध कह लें, या फिर आप उसको शिव कह लें। सभी वर्णों के लोगों के लिए, जो भी वर्ण है, जो भी कास्ट है, यहाँ पे जो भी लोग हैं, उनके लिए जो ईश्वर है वो तो एक ही है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं।
सबकी ये सोच होनी चाहिए। जब ये सोच होगी तो क्या होगा कि यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो नहीं होगी, लोगों के साथ में इनजस्टिस नहीं होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वर्ण व्यवस्था के फेवर में थे, लेकिन उसके अंदर एक इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी भी थी कि किसी भी वर्ण का व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। जो ट्रेड है वो म्यूचुअली एक्सचेंजेबल होंगे, म्यूचुअली एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में अच्छा है, किसी पर्टिकुलर वर्ण के काम में अच्छा है, तो उसको वो करना ही चाहिए, लेकिन उसको अपने खुद के जो एंसेस्ट्रल ड्यूटीज हैं, उसकी जो हेरिडिटरी ड्यूटीज हैं, उसके जो वर्ण की जो प्रेस्क्राइब्ड हैं, उनको तो उसको करना ही चाहिए। लेकिन उस जो वर्ण व्यवस्था है उसको वो फेवर में थे, लेकिन जो हार्श पनिशमेंट है, जो रिजिडिटी थी मनुस्मृति में, उसके फेवर में वो बिल्कुल भी नहीं थे। और रही बात अनटचेबल्स की, तो अनटचेबल्स को वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, अनटचेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करते थे, और अनटचेबल्स को उन्होंने एक नया नाम दिया था जिसका नाम था हरिजन, यानी कि पीपल ऑफ गॉड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।